हेलो एम्बिशियंस, कैसे हो यार तुम सभी लोग। तुम्हारा भाई लौट के आ गया है एक नया सा बैच लेकर के, जिसका नाम रखा गया है प्लस अल्ट्रा बैच। नाम कहीं सुने ला लगता है, मालूम है तुम लोगों को, भाई तुम्हारा एनीमे का फैन है तो कहीं ना कहीं से तो नाम टिप टाप के लेकर के ही आएगा। प्लस अल्ट्रा बैच भैया किन किन लोगों के लिए होने वाली है, बहुत ही आसान है, ये सबके लिए होने वाली है ना। तुम लोगों को पता ही है, मैं करता हूँ तो सबके लिए करता हूँ, वरना नहीं करता। तो ये होगा क्लास 11th के लिए, क्लास 12th वालों के लिए, और हमारे प्यारे 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 बच्चे लोग के लिए जिन लोग ड्रॉप लेकर के बैठे हैं, यानी कि ड्रॉपर्स बोलो या फिर 12+। ठीक है, ये जो बैच होने वाला है ये सबके लिए होगा। तुम क्लास 11th में हो, चाहे तुम क्लास 12th में हो, चाहे तुम ड्रॉप लेकर के नीट जेई की तैयारी कर रहे हो, चाहे तुम कॉलेज में हो, उन सब के लिए ये बैच होने वाला है। इस बैच में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कंप्लीट फिजिक्स, कंप्लीट केमिस्ट्री, और उसके बाद अगर टाइम बचा तो मैथमेटिक्स और बायोलॉजी भी कवर करने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये बैच किसी पर्टिकुलर एग्जाम को या पर्टिकुलर एग्जाम के साल को टारगेट नहीं कर रहा, यानी कि ये ऐसा नहीं है कि बस ये नीट 2025 को टारगेट करेगा या जेई 2025 को टारगेट करेगा। ये काफ़ी जब तक हमारा चैप्टर खत्म नहीं हो जाता तब तक चलता रहेगा। ठीक है, ये आगे आने वाले जितने भी लोग हैं सबकी हेल्प करें। इस कारण से ओवरऑल हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में लेक्चर बनाने वाले हैं। ये जैसे जैसे कंप्लीट हो पाएगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि यार ये बिल्कुल 2025 वालों के एग्जाम के लिए टाइम पे खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो ये डिटेल्ड बैच होने वाला है जिसमें सारे लेक्चर्स डिटेल में लिए जाएंगे, और इस तरीके से लिए जाएंगे कि तुम किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो आराम से उस चीज़ को कवर अप कर सको। बस इतनी सी बात बतानी थी। और यार कैसे कैसे प्रोसीड करने वाले हैं, बस उस टिप के बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको दे देते हैं कि स्टार्ट होगा ये बेसिक मैथमेटिक्स। हम लोग आज फिजिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। आज बेसिक मैथमेटिक्स का पहला लेक्चर है। हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स से स्टार्ट करते हैं, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि किसी को भी दिक्कत ना आए। अब सबसे पहली बात शुरुआत करने से पहले, क्योंकि आज हम लोग फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात हम तुमसे जानना चाहते हैं दोस्त कि ये फिजिक्स जो शब्द है ये है क्या। ये जो फिजिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज फिजिक्स। मैं ये जानना चाहता हूँ तुम लोग से कि फिजिक्स आखिर होता क्या है। तो देखो, आज के जो लेक्चर होने वाला है काफ़ी बेसिक सा ही रखेंगे, इसको बहुत ज़्यादा टफ नहीं करेंगे। पहला लेक्चर है, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे। बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, 100 200 300 क्वेश्चन लगाने के बाद ही हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में प्रोसीड करेंगे। इस पूरे ओवरऑल बैच में लेक्चर्स की जो लेंथ होगी वो 1.5 घंटे से 2 घंटे के बीच में होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, खाना पीना लेकर के बैठो, लेकिन नेटफ्लिक्स एंड चिल वाला काम भाई ये मतलब मेरे वाले लेक्चर में ऐसा सब काम नहीं चलेगा ना 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 ना। तो सबसे पहला जो सवाल मैंने तुम लोग से पूछा यार, व्हाट इज फिजिक्स, तो बहुत लोग अपने अपने तरीके से इसको आंसर देंगे। अगर लाइव क्लास होती तो ऑब्वियसली ज़्यादा अच्छे से मज़ा आता, लेकिन खैर कोई बात नहीं, धीरे धीरे देखेंगे। जब हमने बोल रखा है कि 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद लाइव क्लासेस ली जाएगी, तो फिलहाल तो अभी हमारे पास 500 होने वाले हैं। चलिए, तो फिजिक्स होती क्या है, तो मैं तुमको एक इसका देखो, फिजिक्स को कोई डिफाइन नहीं कर सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है। फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, एक साइंस की ब्रांच है, ये बात तो सब बोल सकते हैं, लेकिन फिजिक्स को डिफाइन कोई भी नहीं कर सकता मेरे दोस्त। डिफाइन करना इसको बहुत मुश्किल है। फिजिक्स इतनी बड़ी चीज़ है कि इस चीज़ को डिफाइन नहीं किया जा सकता। बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। ये क्या है, ये हमारा पहला प्यार है। देखा, बहुत लोगों का होता है, हमारा भी है। ठीक है, तो व्हाट इज फिजिक्स, पहला प्यार है बच्चों का। चलो, अब पहले इस फिजिक्स को डिफाइन करा तो नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी अब क्योंकि हम फिजिक्स वाले हैं कुछ तो बताएंगे ही बताएंगे। ठीक है, तो इस फिजिक्स को डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन अपन इतना बोल सकते हैं कि इट इज अ स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड इंटरैक्शन बिटवीन देम। होपफुली सबको हैंडराइटिंग दिख रही होगी। ये जो B/W है इसको बिटवीन बोलते हैं। तो कहीं कहीं पर शॉर्टकट अगर अपन यूज़ करेंगे तो उस चीज़ को तुम लोग कहीं पर लिख के रखना कि इसको ये शॉर्टकट का लिखने का तरीका क्या होता है, मतलब फुल फॉर्म क्या होता है, वरना बाद में तुम भी लोग कंफ्यूज होगे। तो इट इज़ अ स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड इंटरेक्शन बिटवीन देम। बेसिकली हम लोग फिजिक्स में क्या पढ़ने की कोशिश करेंगे, हम सबसे पहले मैटर को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तुम लोग बोलोगे भैया ये तो केमिस्ट्री में करते हैं। नहीं, केमिस्ट्री में भी करते हैं, लेकिन फिजिक्स से ही शुरुआत होती है। याद रखना, केमिस्ट्री फिजिक्स के बाद आई थी, फिजिक्स के बाद ही सारे सब्जेक्ट्स बने। भाई फिजिक्स सबसे पहले आई थी। ठीक है, ये किंग है, किंग, समझ में आया, ये किंग है। अब ध्यान से सुनना कि सबसे पहली बात, फिजिक्स में हम मैटर की स्टडी करेंगे। मैटर, उसके प्रॉपर्टीज़, बहुत सारी चीज़ें हमने चैप्टर्स भी देखे होंगे 11th में क्लास में तुम लोगों ने, है ना। उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर,
इस तरीके से बहुत सारे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में स्टडी करते हैं, फिर बहुत सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करना है। तो ये स्टडी ऑफ मैटर पहला चीज। फिर बात आती है एनर्जी। भाई दूसरी बात क्या आती है? एनर्जी। हमारा यूनिवर्स किन चीज़ों से मिलकर बना है? दो चीज़ों से मिलकर बना है, मैटर और एनर्जी। भाई अब बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं नहीं भैया, हमने तो कहीं पे किसी वीडियो में देखा था यूट्यूब के कि एंटी मैटर जैसा भी होता है, डार्क एनर्जी जैसी भी चीज़ें होती हैं, ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है यार, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन तुम्हारे स्कोप के अकॉर्डिंग फिलहाल के लिए हमारे पास यूनिवर्स दो चीज़ों से मिलकर बनी है, जो कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ, उसमें दो चीज़ों से मिलकर बनी है, दैट इज़ मैटर एंड एनर्जी। बहुत ज़्यादा डीप में घुसने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बस जितनी ज़रूरत है उतना ही समझना। बहुत लोग होशियार होते हैं, हमको पता है, लेकिन बहुत लोग को ये भी नहीं समझ में आता। इस कारण से हम एवरेज पढ़ेंगे। एवरेज, ऊपर भी जाएंगे तो पहले नीचे वाले बच्चों को ऊपर उठा के जाएंगे। समझ में आया? शाबाश। इट इज़ अ स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड इंटरैक्शन बिटवीन देम। भाई किसी मैटर के ऊपर लाइट पड़ रही है तब क्या होगा? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो भाई अगर किसी मैटर के ऊपर लाइट को ऊपर आया तो उसके ऊपर क्या हुआ? हो सकता है इलेक्ट्रॉन निकल जाए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। अगर एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात करो, या फिर इसके बहुत एग्जांपल्स हैं यार। एनर्जी अगर किसी बॉडी के ऊपर जाएगी तब क्या होगा, है ना भाई। वर्क पावर एनर्जी, ये चैप्टर है हमारा क्लास 11th में। तो इतनी सारी चीज़ें हैं फिजिक्स के अंदर, इतनी सारी चीज़ें हम लोग को स्टडी करनी है। तो उसको एक जनरल छोटा सा एक डेफिनेशन देने की कोशिश की है, क्या कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड इंटरेक्शन बिटवीन देम। मैटर और एनर्जी के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा होगा, उससे क्या क्या कहानी हो रही होगी, यही हम पढ़ते हैं किसके अंदर यार? फिजिक्स के अंदर। होपफुली तुम लोगों को ये बात समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई होगी तो कमेंट सेक्शन खुला है, जो चीज़ पूछना है पूछ सकते हैं बिंदास। हालांकि मेरे समझाने के बाद ऐसा तो हुआ नहीं आज तक किसी को कोई समझ ना आया हो, बट फिर भी कुछ बच्चे होते हैं, बिल्कुल ही डब्बा होते हैं, समझ नहीं पाते जल्दी जल्दी, कोई बात नहीं। तो अब हमने समझ लिया कि भैया फिजिक्स होती क्या है। तो अब बात करेंगे कि फिजिक्स को हम लोग पढ़ने कैसे वाले हैं, ठीक है। तो यार हमारी फिजिक्स सबसे पहले शुरुआत होगी मैकेनिक्स के साथ। किसके साथ शुरू होगी? मैकेनिक्स। भैया यहाँ पे मैकेनिक कहाँ से आ गए? हाँ, हम तो फिजिक्स पढ़ने आए थे, आप तो मैकेनिक बनाने शुरू हो गए। भैया मैकेनिक नहीं, मैकेनिक्स। क्या बोला हमने? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच है जिससे हम लोग पढ़ाई शुरू करने वाले हैं, पर कैसे शुरू करेंगे धीरे धीरे बताते जाता हूँ। मैकेनिक्स के अंदर बेसिकली हमारे पास आएगा काइनेमेटिक्स, और डायनामिक्स। क्या आएगा भाई? काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। देख लो यार स्पेलिंग बीच बीच में कभी ऊपर नीचे हो जाए तो जरा क्षमा कर देना, ठीक है। यहाँ से कभी कभी धोखा हो जाता है। मैकेनिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ मोशन। क्या बोला? मैकेनिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ मोशन। बेसिकली हम अगर किसी भी मोशन को स्टडी कर रहे हैं तो वो किसके अंदर आता है यार? मैकेनिक्स के अंदर। अब इसको मैकेनिक्स में भी दो पार्ट होते हैं, ध्यान देना। मैकेनिक्स के अंदर भी दो पार्ट होते हैं। इन चीज़ों को छोड़ करके मैकेनिक्स को अगर क्लासीफाई करना चाहो, भाई मैं दो बात बोल रहा हूँ, मैकेनिक्स को अगर हम क्लासीफाई करना चाहें तो दो तरीके से क्लासीफाई करेंगे। एक का नाम दिया जाता है क्लासिकल मैकेनिक्स, एक का नाम दिया जाता है क्लासिकल मैकेनिक्स, और एक का नाम दिया जाता है, क्या क्या देते हैं, किसी को कोई आइडिया? क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स। भाई हमने मैकेनिक्स को दो चीज़ों में क्लासिफाई किया। पहला हमने बोला क्लासिकल मैकेनिक्स, दूसरा हमने बोला क्वांटम मैकेनिक्स। भैया ये क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है? बेटा क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर हम लोग मैक्रो स्टडी करेंगे, मैक्रो लेवल स्टडी। ये मैक्रो लेवल, मैक्रो शब्द का मतलब क्या होता है? हम बड़े लेवल पे स्टडी करने वाले हैं। नॉर्मल ऑब्जेक्ट जो हम लोग आम दिन भर के इसमें देखते हैं यार कि एक बॉल होगा, एक पार्टिकल होगा, एक कार होगा, एक ट्रेन होगा, या पर्टिकुलरली जो भी चीज़ तुम जो अपने डेली लाइफ में देखते हो, उन चीज़ों की मोशन को जब स्टडी करेंगे, क्लासिकल मैकेनिक्स है। भाई क्लासिक चीज़ें हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स है। क्वांटम शब्द से बहुत लोग जुड़ चुके हैं क्योंकि एंटमैन देख रखा है, तो सबने बोला कि भैया क्वांटम वाला ये तो काफ़ी अच्छी साइंस हो जाती है, कुछ मज़ेदार हो जाती है। तो क्वांटम बेसिकली है क्या? क्वांटम बेसिकली है क्या? तो क्वांटम का मतलब होता है जब अपन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चीज़ों को स्टडी करना स्टार्ट करते हैं, तो ये होता है माइक्रो लेवल स्टडी। क्या होता है भाई? माइक्रो लेवल स्टडी। जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे किसी चीज़ को स्टडी करोगे, जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे छोटे छोटे पार्टिकल्स के मोशन को स्टडी करोगे, तो उस जगह पे जो मैकेनिक्स यूज़ होगी उसका नाम अपन ने रखा भाई क्वांटम मैकेनिक्स। ईजी है।
क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स। शुरुआत होगी क्लासिकल मैकेनिक्स के बाद, उसके बाद धीरे 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 अपन बाकी सारी चीज़ों को कवर करते चलेंगे। ठीक है, हमारे पास भैया क्या और भी ब्रांचेस हैं, बहुत सारी ब्रांचेस है दोस्त, है ना। फिजिक्स तो इतनी सारी ब्रांचेस है कि पूछो मत, लोकी का ट्री छोटा पड़ जाएगा, लेकिन हमारे फिजिक्स के ब्रांचेस कभी कम नहीं होंगी, ना 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 ना। तो भैया हमने बोला कि हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स है। सबसे पहले क्या है हमारे पास? क्लासिकल मैकेनिक्स, जहाँ से हम लोग शुरू करने वाले हैं, और उसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे काइनेमैटिक्स, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे यार डायनामिक्स। अब ये दो शब्दों का भी मतलब समझ लेते हैं पहले, ताकि एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए। बाकी सारी चीज़ों को भी समझाया जा सकता है कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या नहीं पढ़ने वाले, लेकिन जैसे जैसे जो जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वैसे वैसे उस चीज़ को समझते जाएंगे। तो पहले अपन मैकेनिक्स पढ़ने वाले, तो मैकेनिक्स को हमने बोला स्टडी ऑफ मोशन। भाई मैकेनिक्स को अपने क्या बोला? स्टडी ऑफ मोशन। ओके, अब हम लोग बोलेंगे कि काइनेमैटिक्स क्या होती है। तो काइनेमैटिक्स होती है स्टडी ऑफ मोशन। भाई उसी का तो पार्ट है, उसी का तो पार्ट है। तो पहला तो स्टडी ऑफ मोशन तो दोनों में कॉमन रहेगा, इसमें भी स्टडी ऑफ मोशन ही करने वाले हैं, दोनों ही चीज़ों में स्टडी ऑफ मोशन होगा। फर्क ये है कि काइनेमैटिक्स में हम लोग उसके कारण के पीछे नहीं जाएंगे, विदाउट नोइंग द कॉज, बिना उसके कॉज को जाने वो मोशन जो हो रहा है क्यों हो रहा है, इसके पीछे नहीं पड़ेंगे। भाई क्यों हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मोशन हो रहा है। तो जब मोशन हो रहा है उसके स्टडी को अपन ने बोल दिया यार काइनेमैटिक्स। क्या बोल दिया अपन ने? काइनेमैटिक्स। तो स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग द कॉज। सिंपल सी बात है कि अगर कोई चीज़ मोशन कर रही है तो उसका पोजीशन क्या होता है, टाइम क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, इसके जैसे कई सारी चीज़ें हैं, कई सारी चीज़ें हैं। हम लोग उसके कर्व के बारे में देखेंगे, ऐसे फेंकेंगे तो क्या होगा, वैसे फेंकेंगे तो क्या होगा, ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो क्या होगा, नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो क्या होगा, ऐसे कई सारे कंडीशन बनने वाले हैं। ये सारी चीज़ें अपन कहाँ पे स्टडी करेंगे दोस्त? काइनेमैटिक्स के अंदर। डायनामिक्स की जब बात करते हैं तो इट इज होता है स्टडी ऑफ मोशन विथ कॉज, यानी कि अब यार हम लोग इसके कॉज की बात करेंगे कि ये मोशन हुआ तो हुआ क्यों, ये जो मोशन हो रहा है बॉडी का आखिर हो क्यों रहा है, उसके कारण को जानेंगे। तो उसके कारण को जानने के लिए यार अपन पढ़ते हैं डायनामिक्स। डायनामिक्स के अंदर भैया कौन कौन से चैप्टर आते हैं, जैसे कि एनएलएम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन, है ना, वर्क पावर एनर्जी, और इसके जैसे कई सारे चैप्टर्स होंगे यार, रोटेशनल, सेंटर ऑफ मास, ग्रेविटेशन। ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाती है? बेसिक बातें सारी की सारी डायनामिक्स के अंदर आ जाती है। फिलहाल कोर्स इंट्रोडक्शन है, बहुत छोटे से तरीके से बता रहा हूँ कि हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं दोस्त, हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं। ये नहीं बोला कि इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे आगे और भी सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन सारी चीज़ें एक ही वीडियो में बता दूंगा तो तुम बोर होकर के वीडियो बंद कर दोगे। हमको मालूम है बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ने आए भाई साहब, बेसिक मैथमेटिक्स चालू करते हैं। अब बात ये है कि ये जो क्लासिकल मैकेनिक्स अपन शुरू करने वाले हैं, जिसके अंदर हमने बोला भैया हम काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स पढ़ेंगे। ओके, डायनामिक्स और काइनेमैटिक्स पढ़ेंगे, यहाँ तक तो हमको बात समझ में आ गई, लेकिन पढ़ेंगे कैसे? बात समझ में आती है कि पढ़ेंगे कैसे। तो हमारे पास हमेशा यार देखो 3 क्वेश्चन होता है। क्या होता है? 3 क्वेश्चन होता है। उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन होता है व्हाई। क्या क्वेश्चन होता है दोस्त? व्हाई। फिर होता है व्हाट, व्हाई व्हाट, और तीसरा आता है हाउ। या फिर भाई इनको आगे पीछे एक्सचेंज भी कर सकते हो, है ना। पहले तो समझ लो व्हाट, फिर बाद में लो व्हाई। ठीक भाई, देखो 3 क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन, हमको बस ये 3 क्वेश्चन पूछने हैं, और इन्हीं तीनों क्वेश्चन के बेसिस पे पूरा का पूरा साइंस समझा जाता है। साइंस की ये 3 बेसिक क्वेश्चन होते हैं। पहले होता है यार व्हाट, फिर होता है व्हाई, और फिर होता है हाउ। सबसे पहली बात, क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो हमने समझ लिया क्या पढ़ना शुरू करने वाले हैं। हमने सबसे पहले देखा कि हम क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ने जा रहे हैं, हमने देख लिया उसके अंदर काइनेमैटिक्स पढ़ने जा रहे हैं, उसके अंदर हमने देखा डायनामिक्स पढ़ने जा रहे हैं, उनके मीनिंग को समझ लिया। अब हम बोलेंगे कि हमको क्यों पढ़ना है भैया, क्योंकि ये एग्जाम में आने वाला है और कुछ नहीं, है ना। हमारा मेन मकसद तो क्या है? एग्जाम में आने वाला है, इस कारण से पढ़ना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मैकेनिक्स, मतलब इतने सारे चैप्टर्स के अंदर आते हैं तो डेफिनेटली ये एक सबसे ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक बन जाता है। मैकेनिक्स जिसकी स्ट्रॉन्ग होगी, ओवरऑल फिजिक्स में उसकी ग्रिप बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, इसलिए अपन मैकेनिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर तुमको मैकेनिक्स नहीं आएगा तो आगे जाकर के तुमको बाकी सारे चैप्टर्स में दिक्कत होने वाली है। चाहे तुम कुछ भी पढ़ो, चाहे वेव्स एंड ऑसिलेशन पढ़ लो, चाहे तुम ऑप्टिक्स में चले जाओ, चाहे तुम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात कर लो, कोई भी चैप्टर पढ़ लो, अगर तुम्हारा मैकेनिक्स ही स्ट्रांग नहीं है तो फिजिक्स का बेस बिगड़ा हुआ है।
तो यार बेस सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करना हो जाता है। कोई भी बिल्डिंग खड़ी करी जाती है तो सबसे पहले फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग किया जाता है। तो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपन मैकेनिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यार समझ में आ गया, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। दूसरा भैया ये तो क्या है, बेस ऑफ फिजिक्स है, बेस ऑफ फिजिक्स। अगर फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करनी है तो मैकेनिक्स को स्ट्रॉन्ग करना बनता है। बिना मैकेनिक्स के किसी भी इंसान का फिजिक्स हो ही नहीं सकता, नामुमकिन, असंभव, इम्पॉसिबल। तो हमको सबसे पहली बात तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ना ही पढ़ना है, काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है। दूसरा अपन को समझ में आया कि पूरे फिजिक्स का बेस है भाई साहब, ये तो पढ़े बिना हो ही नहीं सकता। अब बात आती है कि हाउ वी विल स्टडी, भैया कैसे कैसे पढ़ेंगे ये भी बता दो। तो यार हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स से। सबसे पहली बात कहाँ से शुरुआत होगी, बेसिक मैथमेटिक्स। देखो कोई भी फिजिक्स क्वेश्चन जब स्टार्ट करेंगे, फिजिक्स के क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे, उसको सॉल्व करने के 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, याद रखना। बहुत लोग हमसे पूछते रहते हैं भैया व्हाट विल बी द अप्रोच फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस। बेटा अप्रोच कुछ नहीं होती। देखो फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, चलो तुमको अगर अप्रोच समझनी है तो 3 चीजें हैं जो तुमको पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात आती है अंग्रेजी, बोले तो इंग्लिश एस्पेक्ट। भाई क्वेश्चन तुमसे पूछ क्या रहा है, पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए। भाई सबसे पहली बात मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे, तो जनरली है ना वो इंग्लिश में ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, अदरवाइज तुम हिंदी भी समझ सकते हो, ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर है। यानी कि सबसे पहली बात लैंग्वेज, हाँ अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्त, लैंग्वेज, भाषा। सबसे पहली बात तो तुमको सब जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें जो भाषा दी गई है वो समझ में आनी चाहिए। अगर इंग्लिश में बोल रहा है तो सबको पहले तुम ये समझोगे ना कि भैया क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन तुमसे पूछना क्या चाहता है, क्वेश्चन में आखिर गिवन क्या है, ये सारी चीजें जानने के बाद ही तो तुम आगे बढ़ोगे। तो सबसे पहली बात आई भाई इंग्लिश। अगर इंग्लिश समझ ली, क्वेश्चन समझ लिया कि क्या पूछना चाह रहा है, क्या निकालने बोल रहा है, क्या क्या चीज़ गिवन है, क्या चीज़ बकवास की बात रखी है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट हमारे काम की बात रखी है, वो चीज़ अगर तुमको समझ में आ गई तो भाई ऑब्वियस सी बात है इस चीज़ का तुम क्या करोगे, ब्रेक डाउन करके डायग्राम बना लोगे, ठीक है। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में लोग फिर वही करता है, कंफ्यूजन हो जाता है कि भैया करने कैसे, करे कैसे। तो पहली बात मैकेनिक्स को अगर तुमको समझना है कि किस तरीके से सॉल्व करना है तो सबसे पहले तो इसका इंग्लिश रीड करेंगे। इंग्लिश रीड करने के बाद भाई साहब इसका डायग्राम बना लेंगे ताकि हमको समझने में आसानी जाए कि आखिर करना क्या है। यहाँ तक की बात क्लियर है। उसके बाद लगाएंगे दोस्त फिजिक्स। उसके बाद क्या लगाएंगे यार, फिजिक्स। अब फिजिक्स में क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा तुमने, ठीक है, मालूम चला। अगर मोशन की कोई बात कर रहे हो तो मोशन के लिए पहले तो हमने देखा कि हम लोगों का क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछने के बाद अपन एक छोटा सा डायग्राम बना लिया। उस डायग्राम बनाने के बाद अपने को पता चल गया कि भाई ये क्या निकालना है, ये तो अपने को आइडिया है, क्या गिवन है ये आइडिया है। अब सबसे पहली बात भाई फिजिक्स चमकनी चाहिए। फिजिक्स में क्या कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, उससे रिलेटेड क्या फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्या फॉर्मूला लगाना है, क्या यूनिट लगानी है, क्या कन्वर्जन करना है, ये सारी चीज़ें तुमको पता होनी चाहिए। तो भैया सबसे पहली बात आएगी फिर वहाँ पे फिजिक्स वाला एस्पेक्ट। फिजिक्स वाला एस्पेक्ट आने के बाद आएगा हमारा मैथमेटिक्स। भाई ये 3 एस्पेक्ट हैं। पहले तो समझा, उसके बाद देखा कि क्या फॉर्मूला यूज करना है, क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है, फिजिक्स के ऊपर गए। फिजिक्स के बाद भैया जब तुमको पता चल गया लगाना क्या है तब मैथमेटिक्स लगाना पड़ेगा। और मैथमेटिक्स नहीं लगा पाओगे तो फाइनल आंसर तक पहुंचोगे कैसे। अगर इन तीनों में से भैया तुम्हारा कोई भी चीज़ वीक है, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स का सवाल नहीं लगा पाओगे, फिर डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगी। बात समझ में आ गई होगी अब तक, है ना। होपफुली तुम ये वीडियो अब तक देख रहे होगे, बोर नहीं हुए होगी और सोए नहीं होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंग्लिश सबसे पहली बात स्ट्रॉन्ग करनी है। दूसरी फिजिक्स भाई तुम्हारा देख लेगा, मैथमेटिक्स वो भी तुम्हारा भाई देख लेगा, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। इंग्लिश भी यार थोड़ा बहुत, मतलब मैं हूँ तो फिर क्या टेंशन है। लेकिन हाँ, इन चीज़ों पे तुमको पर्सनली भी मेहनत करनी पड़ेगी। ये तीनों चीज़ कैसे स्ट्रॉन्ग होगी भैया, इसके बारे में भी कुछ बता दो। तो इसका आसान सा जवाब है कि तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। भाई फिजिक्स अगर सॉल्व करनी है तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। जितना ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे उतना ज़्यादा डाउट आएगा, जितना ज़्यादा डाउट आएगा उसको क्लियर करते जाओगे उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट ब्रश अप होता जाएगा। यही एक तरीका होता है अपने फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करने का। जितने हो सके दुनिया भर के सारे क्वेश्चन लगाते जाओ, नॉन स्टॉप क्वेश्चन लगाने से ही फिजिक्स पढ़ पाओगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये तीनों चीज़ अगर तुम लोग को समझ में आ गई हो दोस्त, तो हम आगे की बात कर लेते हैं कि हम कैसे कैसे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम हाउ की बात कर रहे थे, तो हाउ में सबसे पहले मैंने बोला कि यार हम स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स से, क्योंकि फिजिक्स को समझने की जो लैंग्वेज होती है दैट इज आवर बेसिक मैथमेटिक्स।
भाई बेसिक मैथमेटिक्स का मैथमेटिक्स पूरा टूल्स है, ठीक है। अभी तो हम बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे और बाद में जब IIT जैम्स के लेक्चर आएंगे या फिर बहुत जो एडवांस लेवल के पेपर होते हैं उनकी जब बात करेंगे तो वहाँ पे मैथमेटिकल टूल्स करके पूरा एक चैप्टर आएगा जिसके अंदर हम बहुत डिटेल में अच्छे खासे लेवल की मैथमेटिक्स के बारे में बात कर रहे होंगे। याद रखना, गुड फिजिक्स क्वेश्चंस आर मेड अप ऑफ गुड मैथमेटिक्स। ये याद रखना कि जो भी अच्छे सवाल होंगे ना दोस्त फिजिक्स के, उसमें सबसे अच्छा चीज़ होगा मैथमेटिक्स। यानी कि मैथमेटिक्स डिफिकल्ट कर दो तुम्हारा फिजिक्स का क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा। ये चीज़ हम लोग को स्ट्रॉन्ग करनी है। दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट। बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ने के बाद यार हम लोग फिर वेक्टर्स पढ़ेंगे। जैसे इन जनरल हम लोग प्रोसीड करते हैं वही सारी चीज़ें करेंगे। वेक्टर्स पढ़ने के बाद फिर अपन काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे, यूनिट्स एंड डायमेंशन, या फिर मेरे हिसाब से यूनिट्स एंड डायमेंशन बाद में देखना चाहिए। तो मोशन इन 1D एंड मोशन इन 2D, ये किसके अंदर आता है? यही हमारा किसके अंदर आता है? काइनेमेटिक्स के अंदर। तो बेसिकली ये दोनों हो गए हमारे काइनेमेटिक्स के पार्ट। होपफुली यहाँ तक सबको क्लियर होगा कि ये काइनेमेटिक्स के पार्ट होते हैं। उसके आगे यार फिर अपन बेसिक सारी चर्चा करते जाएंगे। तो NLM आ जाएगा तुम्हारा, यानी कि डायनामिक्स से स्टार्ट हो गया है ना। फिर वर्क, पावर, एनर्जी आ जाएगी तुम्हारी। फिर सर्कुलर मोशन आ जाएगा, ठीक है। सर्कुलर मोशन के बाद अपन सेंटर ऑफ मास पढ़ लेंगे। सेंटर ऑफ मास पढ़ने के बाद फिर अपन रोटेशनल के ऊपर आ जाएंगे। रोटेशनल मोशन कंप्लीट होने के बाद फिर अपन हमारा ग्रेविटेशन कर रहे होंगे, और ग्रेविटेशन के साथ हमारा ये पहला पार्ट जो रहेगा मैकेनिक्स का ओवरऑल खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। एक दो टॉपिक ऊपर नीचे यार समझ सकते हो, अगर कुछ चीज़ मिस हुआ होगा तो भी अपन उसको कवर कर देंगे। मैंने तुमको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया कि यहाँ से यहाँ तक अपन मैकेनिक्स का पार्ट कवर करने वाले हैं। होपफुली तुम लोग को यहाँ तक का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। NLM यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी, सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ मास के बाद रोटेशनल मोशन और उसके बाद ग्रेविटेशन। अगर कोई एक आध चैप्टर छूटा होगा तो ऑब्वियस बात है इंक्लूड कर दिया जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर गलती से छूट गया होगा तो देख लेंगे उसको, ठीक। तो हमने समझ लिया यार कि फिजिक्स क्या होती है। फिजिक्स के बाद अपन ने देख लिया क्या होती है, क्यों पढ़ना है, समझ लिया। हाउ, कैसे पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में बात कर ली। तो अभी आप फटाफट से चैप्टर्स जो है शुरू कर लेते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन शायद तक यहाँ तक का काफ़ी था, और जैसे जैसे धीरे धीरे लगेगा हमको उसके हिसाब से पढ़ते चलेंगे। बहुत टाइम है अपने पास, क्योंकि ये मैंने पहले बता दिया कि पर्टिकुलर ईयर को टारगेट नहीं करेगा, तो उसके हिसाब से पढ़ते हैं। चलिए नया हेडिंग लगा लो, चैप्टर जो होने वाला है शुरू, ठीक है। जिनको है ना रिबन काटना है रिबन काट लो, जिनको पूजा करनी है पूजा कर लो, जिसको नारियल फोड़ना है नारियल फोड़ लो अपने सर पे या फिर ज़मीन पे, जहाँ पे भी फोड़ते हो। अब शुरुआत करते हैं दोस्त बेसिक मैथ्स या फिर बेसिक मैथमेटिक्स। याद रखना, फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करनी है तो बेसिक मैथमेटिक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। जैसे जैसे तुम लोग बेसिक मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग करोगे वैसे वैसे तुम्हारा फिजिक्स भी स्ट्रॉन्ग फील होना चालू हो जाएगा। और ये बेस है दोस्त, ये कंप्लीट मैथमेटिक्स नहीं होने वाली। हम तो सिर्फ बेसिक बातें करने वाले हैं कि मैथमेटिक्स में ये होगा। ये बेस है, बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, है ना। इसके ऊपर भी अच्छे क्वेश्चन उठाएंगे। बेसिक मैथमेटिक्स में भी ऐसा लगेगा तुम लोग यार अच्छा खासा लेवल का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो। इस लेवल के क्वेश्चंस उठाएंगे, इस लेवल के टॉपिक्स उठाएंगे, सारी चीज़ें कवर करेंगे। और जब बेसिक मैथमेटिक्स कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस होगा कि फिजिक्स के क्वेश्चंस देखने के बाद तुमको चमकने लगेगा कि भैया ये तो हमको पता है कि क्या करना होगा। आधा से ज़्यादा चीज़ वहीं पर चमक जाएगी जब बेसिक मैथमेटिक्स क्लियर होगा, ठीक। तो इसके ऊपर अच्छा खासा लेवल होगा। अब इसके ऊपर का लेवल जो रहेगा वो हमारे नए चैनल पे यानी कि IIT जैम वाले चैनल पे इसके ऊपर के टॉपिक्स लिए जाएंगे, दैट इज मैथमेटिकल टूल। ये मैं पहले से ही बता देता हूँ क्योंकि कई सारे उत्साहित बच्चे होते हैं जैसे कि 12th में हैं, अब वो जानना चाहते हैं कि हमको और भी सीखना है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं मतलब उनको चाहिए होता है कि हमको ज़्यादा सीखना है, या फिर ड्रॉपर्स बच्चे होंगे, उसमें से हो सकता है कि कुछ लोग कॉलेज कर रहे होंगे, हो सकता है प्रोबेबली वो लोग BSc या फिर MSc कर रहे होंगे, या फिर कोई ज्वाइन कर लिए होंगे, फिर अपन तैयारी कर रहे हैं किसी और चीज़ की, हमको और ज़्यादा जानना है, यानी कि 11th-12th तो हम रिवाइज कर रहे हैं, हमको और ज़्यादा जानना है। तो यार एक मैंने नया चैनल क्रिएट किया, दैट इज़ फॉर IIT जैम। स्पेसिफिकली उसमें IIT जैम यानी कि टॉप लेवल के थोड़े से ग्रेजुएशन लेवल के, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के लेक्चर्स उसमें डालते जाएंगे। तो उसमें तुम्हारी जो और कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा ब्रशअप होती जाएगी, मतलब उसमें थोड़ा हाई लेवल पर पढ़ना चालू करेंगे। तो JEE एडवांस एंड JEE मेंस तो ऑब्वियसली हाई लेवल होता ही है, बट टॉपिक वाइज यानी कि हम यहाँ पे क्वेश्चंस अच्छे खासे लेवल के करेंगे, वहाँ पे टॉपिक और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया जाएगा, यानी कि टॉपिक्स जो होंगे वो और ऊपर के यूज़ होंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उसमें ज़रूरी नहीं है कि हम क्वेश्चंस बहुत ऊपर लेवल के करेंगे। क्वेश्चंस तो इसमें भी अच्छे खासे लेवल के होंगे, उसमें टॉपिक्स ऊपर लेवल के होंगे।
होपफुली तुम लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। तो बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर भैया वही अगेन बात है कि किस तरीके से अपन प्रोसीड करने वाले हैं, एक बार थोड़ा सा इसके अंदर भी है ना झांक के देख लेते हैं। तो यार सबसे पहले इसके अंदर अपन पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री की कहानी कैसे शुरू करेंगे वो अपन अभी 2 मिनट में शुरू कर देंगे, और आज ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं बनेगा, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 और ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 2 में अपन ट्रिग्नोमेट्री पूरा कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इसको पूरा अच्छे से कवर अप करेंगे। आज क्योंकि इंट्रोडक्शन है, थोड़े से ज़्यादा बातें होंगी, थोड़ी सी कम पढ़ाई होगी, और नेक्स्ट क्लासेस से पढ़ाई ज़्यादा होंगी, क्वेश्चन ज़्यादा होंगे और बातें कम हो जाएंगी, ठीक। तो होपफुली तुम लोग जो भी कनेक्ट करना है, जो भी डाउट पूछना है वो आज के आज पूछ लोगे। तो ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट होगी यार कहानी। ट्रिग्नोमेट्री के बाद बेसिकली हमारे पास बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि सीरीज़। अब सीरीज़ के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, एपी पढ़ेंगे, जीपी पढ़ेंगे, और फिलहाल के लिए यहीं तक। पर क्या हमारे पास सीरीज़ के ऊपर और भी सारे सीरीज़ होते हैं? डेफिनेटली अगर हम सीनियर लेवल पे जाएंगे, ऊपर लेवल पे जाएंगे, तो हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के सीरीज़ होते हैं। फिलहाल हमको 2 तरह के पढ़ने हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब जो बहुत सारे लोग बायो के होते हैं उनको ये जीपी के बारे में नहीं पता होता, कोई बात नहीं, हमको सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना हमको काम आए, ठीक है। कहाँ पे क्या यूज़ होगा वो मैं बताते चलूँगा। उसके बाद भाई इसी के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन भी पढ़ने वाला है, मैं लिख देता हूँ, हालांकि छोटा सा टॉपिक है तो वो तो अपन इसके अंदर ही कवर करेंगे, ठीक है। स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन, ये तो खैर छोटा सा टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है, तो फिर उसको ट्रिग्नोमेट्री में कवर करेंगे। लेकिन उसके बाद एक और चीज़ आएगा जिसको बोलेंगे बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन। ये वाली चीज़ अपन अलग से देखेंगे, है ना, अलग से, मतलब ये टॉपिक हालांकि अलग बहुत लंबा हो जाता है, जैसे इसको ब्रेक डाउन करना बाइनोमियल इसको, बट बाइनोमियल थ्योरम में से हम लोग सिर्फ एक चीज़ पढ़ने वाला है, दैट इज बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन। बाइनोमियल थ्योरम पूरा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अपने को पूरे का काम नहीं है, हमको सिर्फ उसका अप्रॉक्सीमेशन वाला पार्ट देखना होता है, तो हम लोग वही वाला पार्ट देखेंगे, छोटा सा फॉर्मूला, छोटे से कॉन्सेप्ट, और उसके साथ आगे बढ़ेंगे। अब बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है यार, है ना। सबसे पहली बात, हमको इसमें मिलने वाला है इक्वेशन, और इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को समझना ज़रूरी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ब्रैकेट में मैं पॉलिनोमियल्स लिख देता हूँ ताकि तुम लोगों को पता रहे कि अपन क्या पढ़ेंगे, ठीक है। हो सकता है इसके ऊपर में एक टॉपिक ले लूँ मैं, एक्सपोनेंट्स एंड पावर, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को नोटिस किया एक्सपोनेंट एंड पावर में भी बहुत लोगों को प्रॉब्लम जाती है, हो सकता है बहुत लोगों को नहीं होगी। तो मैं टॉपिक्स लिख देता हूँ, तुम अपने हिसाब से जो टॉपिक तुमको पढ़ना होगा उस टॉपिक के लेक्चर्स देख लेना, जो तुमको स्किप करने होंगे वो स्किप कर सकते हो। मैं तुमको ये सीक्वेंस वाइज बता रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये सारे टॉपिक्स अपन कवर करने वाले हैं। एक्सपोनेंशियल पावर्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन, स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन, सीरीज होगा हमारे पास एपी एंड जीपी का, ट्रिग्नोमेट्री कवर हो रहा होगा, और उसके साथ साथ क्या होगा भाई मैं खुद भूल गया क्या क्या पढ़ाना है। उसके बाद हमारे पास उसके बाद यार कैलकुलस यूज होगा। कैलकुलस के अंदर ऑब्वियस ही बात है डिफरेंशिएशन होगा, और उसके बाद आएगा यार हमारे पास इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। ये वाले चीज़ पे मैं बहुत ज़्यादा टाइम देने वाला हूँ, एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा टाइम होगा इस कैलकुलस को पढ़ने के लिए, इस ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने के लिए। उसके बाद कैलकुलस के बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ्स। तो ये और ये टॉपिक तो तुमको करना ही है, पूरी फिजिक्स की जान है ये 3 टॉपिक्स, कैलकुलस, ग्राफ और ट्रिग्नोमेट्री। इन तीनों को तो छोड़ना ही नहीं है, चाहे तुमको इसमें कितना भी ग्रिप अच्छा हो, कितना भी तुमको कॉन्फिडेंस हो, एक बार लेक्चर देख लेना, क्योंकि इसमें इस लेवल के क्वेश्चंस कराने वाला हूं जहां पे तुमको डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगा। तुमको लग रहा होगा हमको भाई ये तो एकदम, मतलब ये तो हमको बचपन से पता है यार, हम तो ये सब 9वीं 10वीं में पढ़ के आए, लेकिन ऐसा नहीं होगा दोस्त, ऐसा नहीं होगा। मेरे लेक्चर्स में जब पढ़ोगे तो कई सारी नई चीज़ें तुम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, कैलकुलस के बारे में और ग्राफ्स के बारे में देखने को मिलेगी, यानी कि इसमें बहुत तगड़ा लेवल अपन टच करने वाले, बहुत ज़्यादा तगड़ा लेवल। तो इसको प्लीज़ मजाक में मत लेना, ये 3 लेक्चर तो तुम एटलीस्ट देखोगे ही। ऑब्वियसली बात है इसमें 2 से 3 लेक्चर ज़्यादा कवर होंगे कैलकुलस के अंदर, ग्राफ के अंदर भी अच्छा खासा लेक्चर कवर होगा, और ट्रिग्नोमेट्री 1 या 2 लेक्चर के अंदर खत्म कर दी जाएगी। लेकिन इसमें कई सारी चीज़ें बताऊंगा जो कि हो सकता है तुमने पढ़ी होगी, हो सकता है नहीं पढ़ी होंगी, तो इनके लेक्चर से तुमको देखना है। बाकी सारे तुम्हारे पास ऑप्शनल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन, स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन, सीरीज,
हमारे APGP वाला, एक्सपोनेंट एंड पावर और इसके जैसे कोई छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, तो उन सारी चीज़ों को भी अपन कवर कर रहे होंगे। बेसिक बात तो ये है कि ये 3 चैप्टर रखे हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रिसाइजली ध्यान दिया जाएगा। सबसे ज़्यादा छोटे मोटे टॉपिक्स को एक साथ हो सकते निपटा दिया, फिर कुछ भी करें, है ना, वो अपन देखेंगे। पर हाँ, इतना रहेगा कि बेसिक मैथमेटिक्स काफ़ी ज़्यादा डिटेल में चलने वाली है। मैं अप्रॉक्सीमेटली बताऊं तो कम से कम 10 से 12 लेक्चर्स मैं बेसिक मैथमेटिक्स के ही लूँगा, जब तक कि हम लोग बहुत अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस और बहुत अच्छे से अपन क्लियर नहीं कर लेते कॉन्सेप्ट्स को, अपन आगे नहीं बढ़ेंगे। 10 से 12 लेक्चर, हो सकता है 13 से 14 लेक्चर, ज़्यादा से ज़्यादा। पहले इंट्रोडक्शन दे दिया, इतना काफ़ी है, बकर बहुत ज़्यादा हो गई है। तो अब यार बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर सबसे पहला टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज़ आर ट्रिग्नोमेट्री। पर ट्रिग्नोमेट्री से पढ़ने के पहले उसका बेसिक वहाँ से शुरू करेंगे। और सबको पता है यार ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से आती है, यानी कि एंगल्स की कहानी। किसकी कहानी? एंगल्स की कहानी, भैया की जुबानी शुरू की जाए। शुरू करते हैं दोस्त। तो सबसे पहली बात लिखते हैं एंगल्स। अब ये एंगल्स होता क्या है भैया, ये बताओ। अब ये तुम बताओ, हम क्या बताएं? हैं, हम क्या बताएंगे? एंगल्स क्या होता है दोस्त? अब सबसे पहली बात तो क्वेश्चन याद है कि अरे एंगल्स है क्या? यार अपन ने कभी सोचा ही नहीं एंगल्स क्या होता है। एंगल्स भैया वो जो 2 डंडी के बीच में बनता है। अरे हाँ, ये बात तो हमको भी पता है भैया, ये बात तो हमको भी पता है। लेकिन एंगल्स करती क्या है? एंगल्स का काम क्या है भैया? अपन एंगल्स की यूज को कभी सोचें? ऑब्वियसली, है ना। तो इट गिव्स सेंस ऑफ डायरेक्शन। ये हमें डायरेक्शन का सेंस देता है, सेंस ऑफ डायरेक्शन। बिना एंगल के हम ये नहीं बता सकते कि हम किस डायरेक्शन में चल रहे हैं। भाई हमको अगर 2D लेवल में देना होगा, हमको 3D लेवल में बताना होगा डायरेक्शन कौन सा होगा, या फिर 1D लेवल में बताना होगा, तो हमको एंगल डिफाइन करना पड़ता है कि इतने एंगल पे चल रहा होगा, तो अपन ये बता सकते हैं कि यार डायरेक्शन इसका ये होगा। भाई एग्जाम्पल दे करके देखते हैं। अगर मालूम चला हमारे पास ये पार्टिकल है दोस्त, ये पार्टिकल है, ये इस तरीके से मोशन कर रहा इस डायरेक्शन में, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे भैया? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, हाँ या ना? तो 0 डिग्री से मुझे मालूम चला कि भैया ये तो कहीं ना कहीं सीधा जा रही है कि ना, सीधा जा रही है, ये 0 डिग्री एंगल पे है, ठीक है। अगर मैंने बोला यार ये दोस्त ये पार्टिकल है, ये ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, जो भी होगा उसका मोशन होगा, तो ऊपर की तरफ जा रहा है भाई, हॉरिजॉन्टल से एंगल नापा, हमने बोला थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है। यानी कि भैया अगर हम एंगल देखें तो हमको पता चल जा रहा है कि डायरेक्शन क्या होने वाली है। सही बात है। अगर मैं बोलूँ यार दोस्त थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है, जल्दी बता दे कहाँ पे हो रहा होगा मोशन, तो भैया एक पार्टिकल हो रहा होगा, वो नॉर्मली अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होगी, हाँ या ना? तो अपन ने बोल दिया कि भैया थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा? 180 डिग्री। गजब। अगर मैं बोलूँ कि कोई पार्टिकल किसी पर्टिकुलर एंगल पे थ्रो की गई है, भाई किसी पर्टिकुलर एंगल पे थ्रो की गई है, थीटा इज इक्वल टू कितना होगा? तो ये थीटा बताएगा कि भैया ये कैसा जाएगा, कैसा गिरेगा, क्या होने वाला है इसके साथ। ये पूरी कहानी मुझे कौन बताता है यार? कौन बताता है? एंगल बताता है। तो एंगल की स्टडी करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे फिजिक्स के लिए। भाई बिना एंगल की स्टडी किए अपन कैसे बताएंगे कि कहाँ जा रही है, क्या जा रही है? और डायरेक्शन तो पता होना ही चाहिए, फिजिक्स में डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बात समझ में आ गई कि एंगल हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होने वाला है पूरे फिजिक्स को लेकर के। तो हमारी कहानी भी शुरू कहाँ से कर रहे हैं? एंगल्स से। अब एंगल्स की जब बात आई तो हमारे पास 2 प्रकार के एंगल्स होते हैं दोस्त। क्या बात कर रहे हो? एंगल्स में भी प्रकार होते हैं बहुत। सबसे पहला प्रकार होता है एलजेब्रिक एंगल्स। इसका एग्जांपल क्या होगा? अभी जो अपन ने बात की वो सारे के सारे एलजेब्रिक एंगल्स के अंदर आते हैं। दैट इज योर 30 डिग्री, योर 60 डिग्री, योर 70 डिग्री, या जो भी यार 17 डिग्री, ये डिग्री वाली बातें सारी की सारी किसमें आती हैं? एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर। क्या मैं इसके अंदर ये भी लिख सकता हूँ π/2, π/3, π/6? ये सब भी किस में आएंगे? एलजेब्रिक एंगल्स के अंदर आएंगे। अब ये बोलेंगे भैया ये व्हाट इज दिस पाई एंड व्हाट इज दिस, बस थोड़े से सब्र करो, आज के ही लेक्चर में समझ में आ जाएगा कि ये पाई वाली कहानी क्या होती है। आज के ही लेक्चर में समझ में आया, और जिनको पता है तो वेल एंड गुड, जिसको पता नहीं है उनके लिए। दूसरा टाइप का जो हमारे पास होता है भैया, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स। भैया व्हाट इज दिस ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स? दैट इज फॉर एग्जांपल हमारे पास sin 30 डिग्री होगा, या फिर sin 60 डिग्री होगा, या फिर कुछ भी हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं sin π/2, sin cos
कॉस ले लो, π/6, tan ले लो, कुछ भी ले सकते हैं। तो बेसिकली अपन ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करेंगे। अब बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि लगे कि यार ये क्या क्या कहानी है, हम लोग क्या डेफिनेशंस नहीं लिखने वाले क्या। तो पहले बता देता हूँ कि अगर तुम सीनियर क्लासेस में आगे हो, ठीक है, मैंने क्योंकि नोटिस किया है यार है ना ये चीज़ों को लेके कि फिजिक्स में नोट्स मेकिंग को लेकर के बहुत लोग सोचते हैं कि हमारा नोट्स अच्छा दिखना चाहिए, हमको डेफिनेशंस लिखने हैं, हमको बहुत सारी चीज़ें लिखनी है। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि तुमको नोट्स जो बनाने हैं, अभी जो नोट्स बनाने वाले हो, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होना चाहिए तुम्हारा कि वो तुमको समझ में आए। ईजी बात बताओ, तुमको समझ में आना चाहिए। कंपटीशन एग्जाम्स में ऑब्वियस ही बात है, कोई डेफिनेशन लिखने तो बोलेगा है नहीं। और नॉर्मल एग्जाम्स की बात करी जाए तो तुम्हारे पास बहुत सारे बुक्स होते हैं यार, बहुत सारे बुक्स होते हैं, उन सब में डेफिनेशन भर भर के दिया हुआ है। तो उसको कॉपी में लिखने की मेहनत करने के बजाय तुम नॉर्मल चीज़ें लिखो और डेफिनेशन जब देखना होगा उस बुक्स में से देख लेना। ये मेरे तरफ से पर्सनल सजेशन है। बाकी जिसको जैसी मतलब अपना चाहो तो नोट्स बनाते समय जो डेफिनेशन तुमको बुक्स में दिख रही है उसको नोट करते चलना। मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा डेफिनेशंस नहीं लिखवाऊंगा, मेरी शॉर्ट डेफिनेशंस चलेंगे यार, 1-2 लाइनर के ही रहेंगे। तो उसके ऊपर थोड़ा सा कंफर्ट जोन अपना बना के चलना। हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देंगे, न्यूमेरिकल एक्सपेक्ट, थ्योरेटिकल एक्सपेक्ट डेफिनेटली होगा, लेकिन उसको समझने के लिए लिखने के बेसिस पे बहुत ज़्यादा लिखने वाला काम हम लोग नहीं करेंगे। जो इंपॉर्टेंट होगा उसी चीज़ को लिखते चलेंगे, ठीक है। तो भैया हमने समझ लिया एंगल्स के पास हमारे पास दो चीज़ें। पहली बात तो ये एक सेंस ऑफ डायरेक्शन देता है। हमारे पास दो टाइप्स के एंगल होते हैं, एक होता है एल्जेब्रिक एंगल, एक होता है ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। 30 डिग्री 60 डिग्री एग्जाम्पल अपन ने देख लिया। तो अब हम लोग कहानी शुरू करेंगे सबसे पहली बात एल्जेब्रिक एंगल्स के साथ। हो सकता है ट्रिग्नोमेट्रिक कल से बात करें, आज सिर्फ एल्जेब्रिक एंगल्स पढ़ते हैं, कल से अपन ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहली कहानी लिख लो, एल्जेब्रिक एंगल्स। एल्जेब्रिक एंगल्स। अब इसकी कहानी शुरू होगी एक सर्कल बना करके। दोस्त सर्कल, क्या बात है, ऑलमोस्ट परफेक्ट बना है, डोंट वरी। थोड़ा बहुत अंडा वंडा जो है गड़बड़ हो गया था, कोई बात नहीं, आई एम वेरी एक्सपर्ट। वापस से बनाएंगे एक और बार, और सही से बन जा। इज्जत का सवाल है भाई, बहुत लोग देख रहे हैं। चलो फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। अब जो भी दिख रहा हो, जैसा भी दिख रहा हो यार, थोड़ा सा चला लेना। अगर मेरे पास ये सर्कल है जो कि किस रेडियस का है भैया, आर रेडियस का सर्कल है, कैपिटल आर रेडियस का एक सर्कल है। इसमें मुझे एंगल डिफाइन करना है, ठीक है, एंगल डिफाइन करना है। तो बेसिकली एंगल क्या बताएगा भाई, एक सर्कल में मुझे एंगल क्या बताएगा भैया। अगर मुझे एंगल निकालना है तो मैं इस पर्टिकुलर आर की जो डंडी है इसको घुमाना चालू करता हूँ। पहली बात क्या बोला, इस पर्टिकुलर आर की डंडी को मैं घुमाना चालू करता हूँ, ठीक है। तो हो सकता है कि कुछ टाइम बाद वो इतना थीटा एंगल कवर करेगा, इतना थीटा एंगल कवर करेगा। और जब ये थीटा एंगल कवर किया तो यहाँ पे उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस वॉक किया। भाई ऊपर में अगर सर्कल का सर्कमफ्रेंस देख रहा हूँ तो ऊपर में कुछ ना कुछ उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। इस डिस्टेंस को जो ट्रैवल किया इसको मैं बोलता हूँ आर्क लेंथ। क्या बोलता हूँ दोस्त, आर्क लेंथ। आर्क लेंथ। तो ये जो डिस्टेंस है इसको हमने बोला आर्क लेंथ, यहाँ पे अपन ने इसको बोला रेडियस, और इसने जो एंगल कवर किया यहाँ पे अपन ने इसको बोला थीटा। क्या नाम दिया अपन ने, थीटा। बेसिकली एंगल को डिनोट करने का तरीका होता है थीटा। एंगल को डिनोट करने का तरीका होता है दोस्त थीटा। एंगल कैसा यूनिट, ऑब्वियसली वही बात करेंगे थोड़ी देर में, थोड़ा सा देर बस वेट करो, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये वाली कहानी सबको पता होती है। अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूलाज लिखना काम करते हैं, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों को, तो अपन डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो भैया हमारे पास आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है। अगर तुम आर्क लेंथ निकालना चाहते हो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, आर थीटा। हमारे पास आर्क लेंथ निकालने का तरीका क्या होता है दोस्त, आर थीटा। ये उसका फॉर्मूला होता है, यानी कि r इंटू थीटा बताएगा तुम्हारे को रेडियस इंटू ये जो एंगल तुमने ट्रेवल किया है, रेडियस इंटू ये जो एंगल तुमने ट्रेवल किया है, दैट इज योर आर्क लेंथ, दैट इज योर आर्क लेंथ। तो सबसे पहली बात, बहुत सारी चीज़ें हैं, चलिए ठीक है लाइन से बताते जाएंगे, है ना। तो ये तो हमको समझ में आ गया। अगर मैं यहाँ से पूछूं कि दोस्त जरा बताना कि थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो अपन ने बोला ठीक है निकाल लेते। तो थीटा की वैल्यू अगर यहाँ पे निकालना चाहूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि दोस्त आर्क अपॉन में रेडियस, आर्क अपॉन में उसका रेडियस, ये मुझे क्या बताएगा दोस्त, थीटा। सिमिलरली अगर रेडियस निकालना चाहो तो ये भी कर सकते हो, आर्क अपॉन में थीटा।
भाई नॉर्मल क्या किया, ये मल्टीप्लिकेशन में है, थीटा को यहाँ रखा, ये मल्टीप्लिकेशन में था, इस पर लाया तो डिवीजन में चला गया। भाई हमने लिखा आर का अपॉन में रेडियस, आर का अपॉन में रेडियस। भैया अगर ये डिस्टेंस है, ध्यान से सुनना, अब यहाँ तक कि हमारे फॉर्मूला वाली कहानी खत्म हो गई। अब हम लोग यहाँ पे कहीं पर यूनिट्स की बात कर लेते हैं दोस्त, तो यूनिट लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं अभी कुछ ही देर में ये वाली कहानी इरेज कर दूंगा, तो ठीक है, देख लेते हैं, समझ लेते हैं, यहीं पर समझने की कोशिश करते हैं, फिर यहाँ पे बाकी कहानी लिखेंगे। भैया क्योंकि आर्क एक डिस्टेंस है, उसका ऐसा यूनिट होगा मीटर, इतनी बात तो पता होगी दोस्त। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि डिस्टेंस का ऐसा यूनिट तुमको पता होगा, दैट इज मीटर्स। नहीं पता होगी तो अभी बता दिया, मैं थोड़ी देर में लिखवाऊंगा भी कि कितने यूनिट्स होंगे, क्या होंगे, सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे, ठीक है। सबर कर मेरे यार, ठीक है। चल, आर्क लेंथ क्या है भैया, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट हमने बोला मीटर, ओके। रेडियस भी क्या है दोस्त, रेडियस भी तो मीटर में ही होगा भाई, ऐसा यूनिट डिस्टेंस ही तो है रेडियस, तो रेडियस भी किस में होगा भाई साहब, मीटर में होगा। तो भैया इतना समझ में आ गया, मीटर से मीटर कैंसिल, तो ये बन गया एक यूनिट लेस क्वांटिटी। भैया ये तो बन गया एक यूनिट लेस क्वांटिटी, बना सही बात है यार, बात तो सही है कि मीटर से मीटर कैंसिल होने के बाद ये यूनिट लेस हो जाना चाहिए। लेकिन हमारे फिजिक्स के काफ़ी सारे वैज्ञानिकों ने ये बात नोटिस की कि यार हमको एंगल की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, पूरे फिजिक्स में एंगल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। अब इसको यूनिट लेस रखेंगे तो बार बार सब मज़ा नहीं आएगा, तो हम चाहते हैं कि हम इसको एक यूनिट दें, हम चाहते हैं इसको यूनिट दें। देख के भले ही लग रहा है दोस्त कि ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, लेकिन इसको हमने एक यूनिट दिया और इसके ऐसा यूनिट का नाम हमने रख दिया, ऐसा ही में अपन क्या बोलते हैं दोस्त, रेडियंस। हमने क्या नाम दे दिया, रेडियंस। याद रखना इस चीज को भैया। ये जो रेडियंस जो लिखा है, ये किसका ऐसा यूनिट है, एंगल्स का ऐसा यूनिट है, एंगल्स का ऐसा यूनिट है। भैया यहाँ पे जो स्टार मार्क डाला है, इसकी जगह मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक सिंबल बना रहा हूँ जिसको अपन बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन का मतलब क्या है कि इस चीज से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पूछ सकता है, पूछा जा चुका है और पूछ सकता है। बेटा नीट के सवाल में ये पूछ रखा है कि इसका सर्कल का, इसका जो ऐसा यूनिट होगा वो क्या होगा। थोड़ा सा ट्रिक करके पूछा गया था, लेकिन डेफिनेटली वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने रेडियंस लगाया था। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज हो गया था कि भैया ये तो यूनिटलेस क्वांटिटी हो गए है, तो यहाँ पर रेडियंस क्या चीज़ है, ये तो हम यूनिटलेस क्वांटिटी लगा के। तो ऐसी गलती यार प्लीज़ मत करना। छोटे मोटे एग्जाम्स के अंदर या फिर नॉर्मल किसी एग्जाम के अंदर थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ये डेफिनेटली पूछ सकता है। ऐसा यूनिट फॉर एंगल्स हमको पता चल गया, दैट इज रेडियंस, ठीक है। अब मैं तुमसे एक बेसिक सवाल पूछना चाहता हूँ दोस्त, बहुत ही बेसिक सा सवाल है। अगर मैं चाहूँ कि बेटा ये 5 मीटर को ना 30 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो, संभव है क्या दोस्त, संभव है क्या? ये 5 मल्टीप्लाई बाय 30 डिग्री, ये दोनों तो अलग ही अलग वैल्यूज आ गई। दोनों अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज होती तो डेफिनेटली मैं उसको क्या करता यार, सॉल्व कर डालता। भाई कभी तुमको ये बोले हाँ कि तुम्हारे पास अमरूद है, क्या है, अमरूद है, उसको मल्टीप्लाई या ऐड करके बताओ कि केले के साथ क्या होगा। भाई डेफिनेटली बात है कि हम भैया केले को केले के साथ ऐड करके टोटल केला कितना ये बता सकते हैं, है ना। केले को केले के साथ ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, जो भी करना करो, है ना। तो केले को केले के साथ ऐड किया जा सकता है, बात तो सही है ना, बात तो सही है। केले को केले के साथ ऐड किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर आप मुझे अमरूद दे दोगे और केले के साथ ऐड करने बोलोगे तो मैं टोटल फ्रूट्स बता सकता हूँ। भाई इतना तो पता होगा कि टोटल फ्रूट्स बता सकता हूँ, लेकिन टोटल केला कैसे बताऊंगा, हाँ टोटल केला कैसे बताऊंगा, दोनों चीज़ को ऐड नहीं कर सकते ना। तो यार मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर हमारे पास डिस्टेंस का यूनिट है और एंगल का यूनिट है तो इन लोग को ऐड कैसे करोगे, पॉसिबल ही नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल कि हम इसको मल्टीप्लाई या ऐड ऐसे कुछ कर सके, इसको सॉल्व भी नहीं किया जा सकता भाई, इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। अगर हमारे पास दो अलग अलग यूनिट्स है तो डेफिनेटली उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो भैया इसको सॉल्व करे तो करे कैसे, बात ये आती है कि इसको सॉल्व करे तो करे कैसे। तो हमने भी बोला कि भाई ये जो हम लोग रेडियंस लिख रहे हैं, ये एक ऐसा यूनिट है, इसको अलग तरीके से अपन समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो यार इसके बाकी यूनिट्स की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर अदर्स यूनिट आएगा, अदर यूनिट्स के अंदर मैं इसकी सबसे पहली बात करने वाला हूँ डिग्री, है ना, जो अपन देख चुके हैं किससे डिनोट किया जाता है, एक छोटे से बिंदु के साथ ऊपर में डिनोट किया जाता है। उसके बाद इसके अंदर आएगा मिनट्स, है ना, मिनट्स, ये समय वाले मिनट्स नहीं है, ये एंगल वाले मिनट्स है, इसको एक सिंगल डैश से दिखाया जाता है। और उसके बाद आता है यार सेकंड्स, तो सेकंड्स को कैसे दिखाया जाता है, डबल डैश के साथ,
है ना। थोड़ी देर में इसका कन्वर्जन यूनिट किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, ये सारी चीज़ें अपन डिस्कस कर लेंगे। इनको बोला जाता है सेक्साडेसिमल यूनिट्स। क्या बोला जाता है भैया? सेक्साडेसिमल यूनिट्स। ठीक है, तो बहुत सारे लोग एक्साइटेड हुए, ना 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 बेटा गलत बात नहीं सोचनी, शाबाश। तो सेक्साडेसिमल यूनिट्स के अंदर डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड्स। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि हम लोगों को इस तरीके से सॉल्व करना पड़े तो अपने को रेडियंस में जो अपन बोल रहे हैं कि ऐसा यूनिट हमारे पास रेडियंस है, वो किस टर्म्स में लिखा जाएगा, किस तरीके से लिखा जाएगा, उसकी बात करते हैं। तो भैया बात ये है कि हमारे पास ये तो है सर्कल, हमारे पास क्या है? सर्कल। तो ये सर्कल का अगर मैं बोलूं कि पूरा का पूरा मैं 360 डिग्री कवर कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं पूरा का पूरा इस तरीके से 360 डिग्री कवर कर रहा हूं तो पूरा का पूरा इसका जो सरकमफ्रेंस है वो कवर होगा कि नहीं होगा? बता दे बेटा। बिल्कुल कवर होगा यार, बिल्कुल कवर होगा। और बच्चे को पता है कि भैया हमने जो बात कर रहे थे, तो ये जो 360 डिग्री का एक टर्न होता है, कंप्लीट एक सर्कल बनाने के काम आता है। अब मैं देखो डिग्री से किस तरीके से रेडियंस में पहुंचना है उसकी बात कर रहा हूँ। हमको डिग्री से मतलब है, अभी मिनट्स और सेकंड से कोई मतलब नहीं है, हमको डिग्री से मतलब है और डिग्री के बाद रेडियन से मतलब है। डिग्री से हम जान पहचान कर चुके हैं, हम लोग को बहुत पता है क्योंकि अपन बचपन से डिग्रीज में ही पढ़ते हुए आए। हमको अब रेडियंस सीखना है दोस्त, हमको फिजिक्स में रेडियंस यूज करना है, हमको मैथमेटिक्स में रेडियंस यूज करना है, रेडियंस से हमको इंट्रोडक्शन करना है। तो डिग्री से रेडियंस, रेडियंस से डिग्री में किस तरीके से कन्वर्जन होगा, मैं अब उसकी बात करने जा रहा हूँ। ध्यान से सुना मुन्ना। तो भैया ये जो डिग्री है हम इसकी बात करते हैं तो 360 डिग्री पे एक पूरा सर्कल बन जाता है। तुमको पता है 360 डिग्री के अंदर ये जो आर्क लेंथ कवर करेगा दैट विल बी अपर 2 पाई आर। भाई कितना होगा? 2 पाई आर। और रेडियस तो अपने को पता है कि कैपिटल आर है, ओके। और आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो अपने को ये पता चल गया दोस्त कि 360 डिग्री को अपन क्या बोल सकते हैं? 2 पाई। यानी कि ये हो गया पहला कन्वर्जन। 360 डिग्री को क्या बोला जा सकता है? 2 पाई। क्लियर है? तो अगर मैं यहाँ पे पाई की वैल्यू निकालना चाहूँ, तो ये 2 नीचे डिवाइड हो जाएगा और इसको बना देगा 180 डिग्री। 180 डिग्री यानी कि पाई इन द सेंस जब हम लोग बात करते हैं तो बहुत बार लोग तो लगता है कि भैया ये तो होगा 22/7। ऐसा ज़रूरी नहीं है दोस्त। पाई एक वेरिएबल की तरह भी यूज़ किया जा सकता है, जो कि हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। यानी कि पाई का मतलब हम लोग बोलेंगे कि 180 डिग्रीज होता है। अब जो मैंने कहानी लिखी थी कि π/6, π/2, π/3 वो वाली कहानी अब आने वाली है, तो फटाफट से सारे बच्चे तैयार हो जाए क्योंकि अब हम लोग देखने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो अपन ने यूनिट्स देख लिया, अब हम लोग फटाफट से कन्वर्जन देखते हैं और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री वाली कहानी यार नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। आज की क्लास थोड़ी सी शॉर्ट रखेंगी तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो हमने आज के पूरे क्लास में 2 फॉर्मूलेज देख लिए। सबसे पहले वो तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर तुमको लग रहा हो कि भैया इसका कहाँ यूज़ करेंगे, तो याद रखना मेरे दोस्त, आर्क जैसी चीज़ों का यूज़ फिजिक्स में हर जगह छोटी छोटी जगहों पर होता ही रहेगा। अगर तुमको डेरिवेशन में यूज़ करना है तो डेरिवेशन में भी यूज़ होता है। भाई आर्क लेंथ कितनी जगह पे यूज़ होता है, तुम इलेक्ट्रोडायनामिक्स में ले लो, तुम ग्रेविटेशन में ले लो, आर्क लेंथ का डेफिनेटली बहुत बार यूज़ होगा। तो ये आर्क लेंथ का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को लग रहा है बहुत बेसिक सी चीज़ है, तो नहीं दोस्त, बाद में लोग भूल जाते हैं और इसी चीज़ को लगाने में उनकी मौत आ जाती है। तो फिर ये चीज़ तुम समझ के चलो। ठीक है, क्या बताना था मैं, क्या बताना था? हाँ, कन्वर्जन यूनिट्स, कन्वर्जन। अब बात करते हैं कन्वर्जन हमको भैया करना किस पे है। तो 2 चीज़ों की कन्वर्जन अपने को देखनी है। पहली डिग्री टू रेडियन, और दूसरा हम लोग को कन्वर्जन देखना है दोस्त रेडियन टू डिग्री। ओके, नो प्रॉब्लम। तो डिग्री टू रेडियन कैसे देखा जाए? प्रॉब्लम है, अरे अभी सॉल्व कर देते हैं दोस्त। ये देख 180 डिग्री का मतलब होता है पाई। 180 डिग्री का मतलब होता है पाई। तो 1 डिग्री का मतलब भैया ये तो बचपन की मैथ है, बहुत आसान है। अगर 1 डिग्री की बात करें तो दैट विल बिकम π/180। तो मुझे डिग्री से रेडियन कन्वर्ट करने के लिए इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस आंसर निकाल देते हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन है कि दोस्त हमें 30 डिग्रीज को कन्वर्ट करके दिखाओ रेडियंस के अंदर, 30 डिग्रीज को कन्वर्ट करके दिखाओ रेडियंस के अंदर, तो हम पहले विचारेंगे, फिर हम लिखेंगे भैया 30 मल्टीप्लाई बाय 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाय π/180 डिग्री। और जब हम इस तरीके से लिखेंगे तो डिग्री से डिग्री ऑब्वियस बात है कैंसिल हो जाएगी। और जरा इसको कैंसल आउट करके देखो तो ये कितना बनेगा भैया, ये तो चला जाएगा 1 और ये बना देगा 6। तो ये आंसर आया
π/6 रेडियंस, π/6 रेडियंस। इसका मतलब मुझे समझ में आया कि ओह, यानी कि डिग्री से रेडियन कन्वर्ट करने के लिए मुझे सिर्फ एक छोटी सी चीज करनी है दोस्त, π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किससे कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री टू रेडियन चला जाएगा। अब बात करनी है भैया रेडियन से डिग्री हो तब क्या किया जाएगा, नो प्रॉब्लम्स नो प्रॉब्लम्स, अभी बात कर लेते हैं। अच्छा ये चीज़ को लिखे रहने देते हैं, ठीक है, इसके आगे यहीं पे बात कर लेते हैं। भैया अभी हमको पता चला 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई, समझ में भाई, तो 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई है, तो इस पाई को जब मैं नीचे लेकर के जाऊंगा, भाई ऑब्वियस सी बात है, ये किसके बारे में बात कर रहा, रेडियंस की। ये जो पाई चीज लिखी है ये किसमें है, रेडियंस में। ये अगर मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ पाई रैड, ये इतना रैड, ओके, तो ये इतना रैड होगा, RAD लिखने का मतलब रेडियंस, ठीक है। तो अगर ये लिखा है तो इसके साथ चुपके से पाई इंटू 1 लिखा होता है। तो अगर मैं यहाँ पे 1 रेडियन की बात करूँ दोस्त, मैं 1 रेडियन की बात करूँ तो दैट विल इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन में पाई, 180 डिग्री अपॉन में पाई। इस चीज से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा मेरे भाई तो आंसर क्या आएगा, 180 डिग्री अपॉन में पाई से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा मेरे भाई, बता। बहुत ही आसान सा चीज़ है। तो भैया एक सवाल ले लेते हैं, बिल्कुल सवाल ले लेते हैं, π/2 को कन्वर्ट करके बताइए डिग्रीज के अंदर, π/2 को कन्वर्ट करके बताइए डिग्रीज के अंदर। तो लिख दो यार π/2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री बाई पाई, तो पाई से पाई निपटाई और हमने बोला 180 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आई 90 डिग्री। इजी, बस यही कन्वर्जन यूनिट था, ठीक है, सबको पता है यार, बहुत सारी बेसिक बात है। तो बच्चे तो इसको मतलब ऐसे देखते ही उड़ा देंगे। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है कि भैया ये π/6 का मतलब क्या होता है, π/2 का मतलब क्या होता है। तो होपफुली अब तुम लोगों को समझ में आ गई हो। मैं एक काम करता हूँ, आज का लेक्चर जो है ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए इस कन्वर्जन यूनिट्स के साथ ही एंड करता हूँ, पर लेकिन तुमको जाने के पहले कुछ सवाल जो है वो दे के जाता हूँ, ताकि तुम थोड़ा सा घर में यार पढ़ाई करो, है ना, खा लो, टाइम पेस तो बहुत करते हो। आज के क्वेश्चन, आज के लेक्चर के अंदर कोई भी DPP नहीं होने वाली, तो खुश हो जाओ। लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि हमारे हर लेक्चर के साथ कुछ ना कुछ DPPs यानी कि डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आते जाएंगे, ताकि तुमको सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ क्वेश्चन माल मसाला डेली का डेली मिलता जाए। चैप्टर खत्म होने के बाद प्रैक्टिस शीट, उसके बाद टेस्ट, ये सारी चीज़ें रेगुलरली अपलोड होती जाएंगी। कहाँ पे होंगी भैया, देखो अपन के पास एक टेलीग्राम है एप्लीकेशन, उसके अंदर अपन ने चैनल क्रिएट करके रखा है, या क्या नाम है उस चैनल का, भाई हमारे इस चैनल का क्या नाम है, ऑब्वियस सी बात है MBC, तो हमने उसका भी नाम रखा है MBC। उसमें एक प्राइवेट चैनल है, क्योंकि प्राइवेट इसलिए रखा है क्या कि बहुत सारे लोग यार ओ माय गॉड आजकल कॉपी करने लगे हैं कंटेंट्स को, तो डेफिनेटली एक प्राइवेट चैनल बना के रखा है जिसके अंदर सिर्फ वही बच्चे अलाउड होंगे जो पढ़ना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें। तो हमारा कोर्स उसके अंदर स्टार्ट हो गया, आज था हमारा पहला लेक्चर, डेफिनेटली उसके अंदर लिंक जाएगा लेक्चर का। लेक्चर के नीचे हो सकता है आज नोट्स ना डले, आज या कल मतलब जो भी हो, नोट्स आना चालू हो जाएंगे जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, उसका एक पर्टिकुलर नोट्स, और नोट्स के बाद DPP वहाँ पर तुम लोगों को देखने को मिलेगी। तो जिन लोगों को भी पढ़ना होगा उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पे अपने को नोट्स जो अपन क्लास में पढ़ने वाले हैं और साथ में उससे रिलेटेड DPP वहाँ पे मिल जाएंगी। आज ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है क्योंकि आज ज़्यादा टॉपिक अपने पढ़ा नहीं है, फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम लोग कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली ट्राई करके रखना। तो पहला क्वेश्चन है कन्वर्ट डिग्रीज इनटू रेडियंस। मैं कल इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा डेफिनेटली, तो आज बस मैं लिख करके दे रहा हूँ तुमको, बस मल्टीप्लाई क्या करना है पता है, ऑब्वियस सी बात है। इसके अंदर है ना, इसके अंदर π/180 और उसके अंदर है ना तुमको पता है 180/पाई। तो कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्रीज मैं कुछ क्वेश्चन तुम लोग के लिए लिख के दे देता हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन नंबर 1 180 डिग्री को कन्वर्ट करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे 360 डिग्रीज को कन्वर्ट करके, बहुत आसान सी चीज़ें हैं। तो 90 डिग्रीज को कन्वर्ट करके देखते हैं, 60 डिग्रीज को कन्वर्ट करके देखते हैं, 45 डिग्री को कन्वर्ट करके देखते हैं, उसके बाद 30 डिग्री को कन्वर्ट करके देखते हैं। अगर ये हो जाए तो और भी है हमारे पास, ऐसे टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है। किसी भी एंगल को पर्टिकुलरली तुम एक्सपेरिमेंट मार करके देख लेना। 250 डिग्रीज क्वेश्चन है 3, एक काम करते हैं ना तुम लोग फिर कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। 175 डिग्रीज भैया ये भी बताओ, और ठीक है अगर ये है तो 120 डिग्री भी निकाल लो,
और निकाल ही रहे हो तो यार जरा 53 डिग्री 37 डिग्री इसे भी ज़रा निकाल के देखना, ठीक है। और इसके साथ क्या ही देखना है, कुछ भी देख सकते हो यार, तुम देख लो ना 50 डिग्रीज कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस को यार एक बार ट्राई करके देखना। फिर रेडियन इंटू डिग्रीज के लिए π/6, π/3, π/4, 3π/4, 3π/2 और पाई में किधर ले सकते हो 9, पाई की बात कर लो, 2π की बात कर लो, 3π की बात कर लो, 5/2π की बात कर लो, एनीथिंग। इन सबको एंगल्स में कन्वर्ट करके देखना। और ये है हमारे पास आज का होमवर्क। तो प्लीज़ 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 होमवर्क को ट्राई करना, सीरियसली ट्राई करने से ही तुम लोग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो होपफुली तुम लोग का आज के लेक्चर में यार थोड़ा सा तो मज़ा आया होगा। ऑब्वियस ही बात है, मुझे पता है कि पहला लेक्चर था तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हम लोगों ने नहीं सीखी है, बहुत छोटी सी बेसिक सी बातें की हैं और यार बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में की, क्या पढ़ने वाले हैं कैसे पढ़ने वाले हैं बस इसके बारे में डील किया हुआ है। तो धीरे धीरे सब्र करो सब्र करो सब्र करो, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मज़ा बहुत जल्दी आते जाएगा। और जब मज़ा आएगा तो फिजिक्स पढ़ने में भाई साहब सबको पता है भाई की क्लास है तो फिर डेफिनेटली मज़ा तो आना ही है। तो फिजिक्स जब अपन पढ़ना चालू करेंगे यानी कि मैथ्स के बाद फिजिक्स पढ़ना चालू करेंगे तो मज़ा बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि थ्योरी को अपन अलग तरीके से पढ़ेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट्स को हर एक चैप्टर को एक नए अप्रोच के साथ पढ़ेंगे जो अब तक तुम लोगों ने शायद तक नहीं देखा होगा। और क्वेश्चन तो भाई साहब ऐसे ऐसे लेवल के लगाएंगे ना कि आज तक तुम लोगों ने YouTube में ऐसे कोई भी क्वेश्चंस नहीं देखे होंगे। काफ़ी खतरनाक क्वेश्चंस को उठा करके सॉल्व कर डालेंगे और तुम्हारी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा करा देंगे, इतनी ज़्यादा तगड़ी करा देंगे कि तुम लोग फिजिक्स में बन जाओगे मास्टर। तो मास्टर के साथ मास्टर बनने के लिए रेडी। नेक्स्ट लेक्चर में तुम लोग से मुलाकात होगी, यानी कि बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 2 में। आज हमने एंगल्स के बारे में देखा, एंगल्स को किस तरीके से रेडियंस में कन्वर्ट किया जाता है, रेडियंस को किस तरीके से एंगल्स में कन्वर्ट किया जाता है, इसके बारे में बात कर ली। ठीक, नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो तब तक के लिए बाय बाय।